Hello everyone, welcome back to Infinity Physics. In this lecture, we are going to discuss a chapter from class 11, that is chapter 4, Motion in a Plane. And ये लेक्चर अगर आपको सीखना है यानी कि ये चैप्टर आपको सीखना है तो वेक्टर का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो भी आई विल ट्राई कि आपको कहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम ना हो. सो लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन ऑन चैप्टर 4 मोशन इन अ प्लेन. तो हम मोशन इन अ प्लेन की जब बात करते हैं यानी कि हम जो मोशन की बात करते हैं, जो चैप्टर 3 में था वो क्या बात करते थे कि आप कोई स्ट्रेट लाइन पे या तो आप एक्स एक्सिस में जाते हैं यानी ये स्ट्रेट लाइन में जाते हैं या तो आप वाई एक्सिस में जाते हैं. लेकिन प्लेन प्लेन क्या होता है आपको पता है? एक होता है वन डायमेंशनल सरफेस, एक होता है टू और एक होता है थ्री. सो अभी आप मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन वो क्या है? वन डायमेंशनल. मोशन इन टू डायमेंशन इट मींस यू आर टॉकिंग अबाउट प्लेन. सो सपोज ये वाला ये ये क्या हो गया? सपोज ये एक फार्म है. ये फार्म कैसा है? रेक्टेंगुलर फार्म है. तो आप यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से ये फार्म में मूव करने के लिए. तो अभी आप ऐसे जाते हैं तो सिर्फ आप एक्स में ही मूव करते हैं. आप ऐसे जाएंगे तो आप सिर्फ ओनली यू आर मूविंग इन वाई. बट सपोज यू आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन लाइक दिस. अगर आप ऐसे मूव करते हैं तो आपका जो डिस्टेंस कवर हो रहा है, आपकी जो वेलोसिटी भी है, सब कुछ दोनों में बटा हुआ है. थोड़ा सा आप वाई में, जैसे आप यहाँ पे जा रहे हैं तो आप जब यहाँ पे पहुंच जाएंगे तो आप एक्स में इतना मूव किए हैं और आप वाई में इतना मूव किए हैं. आप फिर भी आगे बढ़ते जा रहे हैं तो आप अभी यहाँ पर आए. तो यहाँ पर आने के बाद फिर से आपने थोड़ा एक्स में मूव किया, थोड़ा वाई में भी मूव किया. तो सेम एग्जांपल लेके मैं आपको ये कंसेप्ट समझाऊंगा. तो सपोज ये जो लाइन है वो हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन दिखाती है कि कोई एक टाइम पर ऑब्जेक्ट एक्स और वाई में कौन सी पोजीशन पे है. तो सपोज ऑब्जेक्ट ये P1 वाली पोजीशन पर है. यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो P1 वाली पोजीशन पे है यानी पॉइंट P1. तो हम लोग अगर उसको दो पार्ट्स में यानी उसकी पोजीशन को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करें कि x में कितना है, y में कितना है, तो ये लाइन जो मुझे दिखाती है कि ऑब्जेक्ट है उसने x में यानी हॉरिजॉन्टली इतना डिस्टेंस कवर किया है और y में वर्टिकली इतना डिस्टेंस कवर किया है. तो अगर मैं आपको बोलूं कि आपको यहां पर जाना है, सो मुझे आपको दो कोऑर्डिनेट बोलना पड़ेगा. अगर सपोज यहाँ पर है और ये जो डिस्टेंस है वो फॉर एग्जांपल 100 मीटर का है और ये डिस्टेंस है यहाँ पर वो 200 मीटर का है. तो मुझे आपको क्या बोलना पड़ेगा कि फर्स्ट आप x में 100 मीटर चलिए एंड देन वहां से आप लेफ्ट मुड़ जाए और वर्टिकली आप कितना चलिए 200 मीटर. तो आपको आपकी डेस्टिनी मिल जाएगी. या फिर मैं आपको ऐसे भी बता सकता हूं कि आप y में 200 मीटर चलिए देन आप राइट मुड़ जाए, आपको वहां पर पॉइंट P1 100 मीटर पर मिल जाएगा. तो अगर कोई ऑब्जेक्ट जब भी कोई प्लेन में यानी टू डायमेंशनल मोशन करता है तभी हमें वेक्टर्स की जरूरत पड़ती है. यहाँ पर क्या था? यहाँ पर भी वेक्टर की जरूरत थी हमें कि ऑब्जेक्ट अगर एक्स में मूव कर रहा है, सपोज ये वन डायमेंशनल है और ये आपकी ओरिजिन है, तो ऑब्जेक्ट अगर एक्स में मूव करता है तो आप बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट प्लस 100 मीटर मूव किया है. और अगर इस साइड मूव करेगा तो आप बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट ने माइनस 100 मीटर मूव किया है. यानी यहाँ पर सिर्फ आपको अगर x में मूव करता है तो आपको सिर्फ x कोऑर्डिनेट की जरूरत है और अगर ऊपर मूव करता है तो आपको सिर्फ y कोऑर्डिनेट्स की. लेकिन जब मोशन टू डायमेंशन में होता है, जब मोशन प्लेन में होता है तो आपको x एंड y दोनों कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है. तो फर्स्ट वी विल ट्राई टू डिफाइन कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है. पोजीशन वेक्टर सुन के थोड़ा वो लगता है, लेकिन पोजीशन वेक्टर यानी आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिटरमाइन करते हैं. और कैसे डिटरमाइन करते हैं? वेक्टर से. इसीलिए इसे कहते हैं पोजीशन वेक्टर. तो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे इसी लाइन पे यहाँ पे खड़ा है तो आप बोल देंगे कि ऑब्जेक्ट है वो 100 मीटर फार है टुवर्ड्स द राइट साइड. या फिर इसी साइड खड़ा है तो आप बोलेंगे ऑब्जेक्ट कहाँ है? टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड 100 मीटर. सो यहाँ पर आप डायरेक्शन दिखा रहे हैं. तो यहाँ पर भी कोई ऑब्जेक्ट है, अभी वो प्लेन में मोशन कर रहा है यानी एक रेक्टेंगुलर फील्ड में या फिर स्क्वायर फील्ड में वो मोशन कर रहा है. तो मुझे क्या चाहिए? उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स चाहिए. रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स यानी सी रेक्टेंगल टू डायमेंशन होता है तो उसका एक कोऑर्डिनेट x होता है और एक y होता है, राइट. तो इसकी जो दो लाइंस होती है x एंड y. सो इसीलिए अगर मैं इसकी पोजीशन को रिजोल्व करना चाहूँ तो इसकी मुझे दो पोजीशन वेक्टर्स मिलेगी. एक होगा जो x में होगा और एक होगा जो y में होगा और इसी पोजीशन वेक्टर्स को हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. सो देखते हैं. सो पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन यानी उसकी पोजीशन और वेक्टर यानी
उसकी पोजीशन को विथ डायरेक्शन शो करना है, इसीलिए हम लोग कहते हैं पोजीशन वेक्टर। सो वेक्टर विच गिव्स पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन आप कहां पे भी ले सकते हो, अगर आप यहां से मूव करते हैं तो ये आपका ओरिजिन है, यहां से मूव करते हैं तो ये आपका ओरिजिन है, आपकी चॉइस है, आप आर्बिट्ररी ओरिजिन कहां से भी ले सकते हैं। तो मैंने यहां पर ओरिजिन लिया है और विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ऑफ एन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अगर जो वेक्टर है वो क्या करता है, पोजीशन किसकी, ऑब्जेक्ट की विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर की जो पोजीशन दिखाता है उसे हम लोग कहते हैं पोजीशन वेक्टर। सो यहां पर पहले हमारे पास पॉइंट P है। अभी ये हो क्या रहा है यहाँ पर, अभी आपने सपोज ऐसे प्रोजेक्टाइल बॉल को ऐसे थ्रो किया है, ऐसे आपने ऐसे बॉल को ऐसे थ्रो किया है तो वैसे जाएगा, या फिर आपने उसको स्ट्रेट भी थ्रो किया, आप कैसा भी मोशन लो, आप पे है। मैंने थोड़ा टेक्स्ट बुक को यहाँ पर फॉलो किया है। तो जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो किया तो ये लाइन ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो दिखा दी है। तो सपोज कोई भी टाइम रेंडमली आर्बिट्ररी टाइम पर मुझे ऑब्जेक्ट की पोजीशन चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो यहाँ पे मैंने उसको फोटो खींच लिया कैसे कैसे मूव हो रहा है। तो सपोज मैंने यहाँ पर देखा या फिर मैंने उसका वीडियो ले लिया, तो यहाँ पे मुझे उसकी पोजीशन डिटरमाइन करनी थी कि वो कैसे मूव कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक डॉट लेके उसको थोड़ा एक्स से परपेंडिकुलर स्ट्रेच करूंगा और यहाँ से उसको वाई से परपेंडिकुलर स्ट्रेच करूंगा। तो ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, या फिर मैं बोलूँ ये वाली लाइन, देखो देखो दोनों रेक्टेंगल्स है, दोनों रेक्टेंगल का पार्ट है ऑपोजिट साइड से। तो ये जो लाइन है मुझे क्या दिखाती है कि ऑब्जेक्ट ने ओरिजिन से टुवर्ड्स द एक्स यानी एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस मूव किया है, और ये वाली जो लाइन है वो मुझे दिखाती है कि जो ऑब्जेक्ट ने है वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट किया है। सो ये जो पॉइंट है वो है हमारा पोजीशन वेक्टर। तो मुझे वो पोजीशन वेक्टर दिखाना है, तो कैसे दिखा सकता हूं मैं, सो हियर OP1, सो यहाँ पर हमारा ओरिजिन है O और यहाँ से P1। सो ये वाला ओरिजिन से मैंने उसको ऐसे दिखाया कि ये वाला वेक्टर है मेरा, ये वाला वेक्टर है, तो ये है हमारा वेक्टर। और आप सपोज आप यहाँ पर खड़े हैं और कोई मुझे आप आके पूछता है कि भाई वो जो आपके साथी है वो कहाँ है, तो मैं क्या बोलूंगा उसको कि वो वहां है। तो ये क्या दिखा रहा है, ये जो लाइन दिखा रही है, ये एरो दिखा रहा है, एरो क्या दिखा रहा है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन के, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, राइट। तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन एरो वो में दिखाता है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन, इसको हम लोग कहते हैं पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पर जो R1 है, R1 उसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, जो इसकी लेंथ दिखाता है और उसका डायरेक्शन भी दोनों दिखाता है। तो इसको पूरे को हम लोग बोलेंगे पोजीशन वेक्टर, जिसको हम लोग R1 वेक्टर से डिनोट करते हैं। सो अभी हम लोग वेक्टर एडिशन का मेथड यूज करके ये जो है, ये कितना, इसका लेंथ कितना है ये वेक्टर का, वो हम लोग फाइंड करेंगे, राइट। तो हमें ये OP1 चाहिए, तो OP1 है वो हमारा यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर है। देखिए कैसे है, तो ये वाला हमारा OA वेक्टर है, राइट, और ये वाला हमारा OB वेक्टर है, ये वाला दोनों वेक्टर है ना, OB भी वेक्टर है और OA भी वेक्टर है। तो इसको उठा के, ये वेक्टर OB को उठा के मैं कहाँ रख सकता हूँ, इसकी हेड पे। सो यहाँ पे मैंने रख दिया उसके हेड पे। हम लोग वेक्टर एडिशन का रूल यूज कर रहे हैं और ये हो गया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। तो हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो क्या है, OP1, राइट, और ये जो है हमारा है OA, राइट, OA। और एक्चुअली ये वेक्टर हमारा यहाँ पर था, कौन सा वेक्टर यहाँ पर था, OB। सो ये जो लेंथ है, ये लेंथ भी हो गई OB। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, तो हमारे पास फॉर्मूला है, रिजल्टेंट वेक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं, तो OP ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है इज इक्वल्स टू OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर। अब ये OA क्या है, OA ये वाला, ये जो है x1। अभी ये x1 क्यों लिया मैंने, इसको मैं A लिख सकता हूँ, B लिख सकता हूँ, 100, कोई कुछ भी लिख सकता हूँ। सो ये जो x1 है वो मैग्नीट्यूड दिखाता है, और यहाँ पर i कैप, ये तो हमें लिखना ही पड़ेगा, क्यों, ये डायरेक्शन दिखाता है, और i कैप यानी x डायरेक्शन में, i यानी x, j यानी y एंड k यानी z डायरेक्शन। तो ये x में कितना मूव हुआ है, x1, ये 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो ये जो है x1 वो मैग्नीट्यूड है और i कैप है वो डायरेक्शन है, प्लस OB। अभी OB क्या है, y1। सो y1 है वो y में डिस्प्लेसमेंट है, और j कैप जो डायरेक्शन दिखाता है कि y में मूव हुआ है, राइट। सो और ये जो OP है वो क्या है, हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, जिसको हम लोग बोलेंगे R वेक्टर। सो here I can write, instead of this I can write R vector is equals to x1i plus y1j, where x1i and y1j are the rectangular components। So rectangular components मैंने क्यों बताया यहाँ पर, क्यों कि they are part of a two dimensional plane तो two dimension ही होता है, और ये जो रेक्टेंगल है तो उसका एक वाला x कोऑर्डिनेट होता है, x वाला, और दूसरा वाला
y कोऑर्डिनेट होता है, तो ये एज एक रेक्टेंगल हो गया, तो इसको हम लोग उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी बोल सकते हैं। जस्ट आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। सो अभी हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता क्या है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, P1 पे है। अभी यार कोई टाइम पे ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन P1 पर दिखा रहा है और वो ऐसे जा रहा है, तो ऐसे गया और यहाँ पर आया। अभी P2 में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है वो फाइंड करना है। तो आपको अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन और अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग बिटवीन द इनिशियल एंड अ फाइनल पोजीशन। तो ये वाली अगर ये मैं स्ट्रेट लाइन खींचता हूँ यहाँ पर, तो ये जो लाइन मिलती है वो क्या दिखाता है मुझे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट, राइट। सो ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो यहाँ पर P1 टू P2 वाला जो है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट है। सो लेट अस ट्राई टू डिफाइन द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। सो फर्स्ट लेट अस ट्राई टू डिफाइन। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इट टेल्स अस हाउ मच and in which direction an object has changed its position in a given time interval. See, displacement यानी it is the shortest path between the initial and the final position. ये जो स्ट्रेट लाइन दिखा रहा है वो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ। ऑब्जेक्ट ने तो ऐसे मूव किया है, ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन में, राइट। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है वो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन दिखाता है कि ये इतने टाइम इंटरवल में उसने कितना डिस्टेंस कवर भी किया है और कौन से डायरेक्शन में, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है और कौन से डायरेक्शन में गया है। सो ये हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिखाता है। सो इनिशियली हमारे पास कोई एक टाइम इंटरवल पे, सपोज हम लोग बोल देते हैं टाइम T1 पे, ये तो पोजीशन दिखाता है, राइट। ये ग्राफ में अभी हमने टाइम नहीं लिया है, तो ये दिखाता है पोजीशन टाइम P1 एट टाइम T1। अभी जो ऑब्जेक्ट है पहले यहाँ से यहाँ आया, अभी यहाँ से वो यहाँ जा रहा है, राइट। अभी वो ऐसे जा रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। तो ये लाइन हमने ज्वाइन कर दी थी, ये दिखाता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे आप देखें तो ये जो P1 वैसे ये है, ये क्या है, P1 टू P2, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। वो क्या दिखाता है, ऑब्जेक्ट ने ये डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट किया है। तो अगर ये मैं सिर्फ इसको लाइन सेगमेंट कंसीडर करता हूं तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं यहाँ पे एरो रख के ये जो दिखाता हूं तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल पोजीशन थी वो P1 पे थी, वो कितनी थी, OP1, राइट। तो ये है हमारा OP1 ये। सो ये भी दोनों वेक्टर हो गया, ये OP1 है वो भी वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन। तो यहाँ पे मुझे फाइनल और इनिशियल पोजीशन का भी पता लगाना है। तो ये है हमारी इनिशियल पोजीशन और यहाँ से देखो इसकी टेल से स्टार्ट होता है और ये है हमारी फाइनल पोजीशन ऐसे, राइट। लेकिन आप देखो यहाँ पर ये जो वेक्टर है ये इसका हेड यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का हेड और ये जो फाइनल पोजीशन है उसका हेड दोनों यहाँ पे मिलते हैं, राइट। तो हमें कुछ ऐसा फिगर मिलता है, तो इट्स लाइक अ वेक्टर। अभी आप इसको भूल जाए तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास तीन वेक्टर्स है। कौन से वेक्टर्स है, ये जो वेक्टर R1 ये वाला OP1, देन वेक्टर डेल्टा R। अभी डेल्टा R क्या है, तो वो हमारा डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी है। और ये जो है ये क्या है हमारा, ये OP2 जो उसकी फाइनल पोजीशन है, यहां से लेके इसकी फाइनल पोजीशन है। तो इनिशियल पोजीशन का तो हमने पता लगाया था, कितनी थी इनिशियल पोजीशन R1, वो थी x1 i कैप प्लस y1 j कैप, ये हमारी इनिशियल पोजीशन थी। अभी हमारी फाइनल पोजीशन कितनी है, तो R2, यहाँ पे हम लोग वेक्टर लिखेंगे, कितनी है x2 i कैप प्लस y2 j कैप, ये हमारी फाइनल पोजीशन है। देखो ये x2 i कैप और यहाँ पे y में ये वाला इतना डिस्टेंस मूव किया है y में, तो x में कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो हम लोग बोलेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, ये सब बोल सकते हैं। तो ये हमें x में मिलेगा जिसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा x i कैप, डेल्टा x यानी चेंज इन पोजीशन। वैसे y में कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, तो फाइनल पोजीशन कितनी है y2 माइनस इनिशियल कितनी है y1, सो यहाँ पे j कैप, तो j दिखा रहा है कि वो y में है, सो इज इक्वल्स टू ये हो गया डेल्टा y j कैप, राइट। सो ये हमारा है जो डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पे हम लोग फिर से इसको अकॉर्डिंग टू बुक स्टडी करते हैं। वैसे ये हमारा डेरिवेशन हो गया, लेकिन हम लोग बुक के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा वेक्टर R1 है, यहाँ पे वेक्टर हमारा R2 है और ये जो है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अगर वेक्टर के टर्म्स में देखें तो ये एक हमारे पास ये वेक्टर है
उसके हेड से दूसरे वेक्टर की हमने टेल लगाई है, और ये जो वेक्टर है वो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है। हम लोग ऐसे रिजल्टेंट निकालते हैं, हमारे पास एक वेक्टर ऐसा है और दूसरा वेक्टर ऐसा है, तो हम लोग हेड टेल मेथड लेंगे और क्या करेंगे, दोनों वेक्टर को ज्वाइन करेंगे। तो ये लाइन जो दिखा रहा है वो वेक्टर के टर्म्स, अब इसको भूल जाए, वेक्टर के टर्म्स में क्या दिखाता है, रिजल्टेंट वेक्टर। सो रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो OP2, यहाँ पर ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, तो OP2 इज इक्वल्स टू OP1 यानी ये प्लस यानी वेक्टर 1 प्लस वेक्टर 2, तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा। सो रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल्स टू OP1 प्लस ये वाला P1 प्लस P2, बट P1 P2 इज अ रिजल्टेंट वेक्टर। ये हमारा P1 P2 वाला है वो हमारा नॉट रिजल्टेंट, वो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, हमें वो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को सब्जेक्ट करेंगे। तो जैसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को सब्जेक्ट करते हैं, तो OP2 यहाँ पर है, OP1 को इस साइड ले लो, तो क्या हो जाएगा, OP2 माइनस OP1, और ये जो P1 P2 है वो डेल्टा आर, अभी डेल्टा आर क्या है, तो ये हमने जो निकाला वो हमारा डेल्टा आर है। डेल्टा आर क्या होता है, वो चेंज इन पोजीशन है। फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या है हमारा, R2 माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या है हमारा, R1। सो जो डेल्टा आर है वो चेंज इन पोजीशन दिखाता है, डेल्टा यानी चेंज, तो कितना पोजीशन चेंज हुआ, आर यानी वो x और y दोनों को इंक्लूड करता है। तो यहाँ पे जैसे हमने लास्ट में निकाला था कि R1 इज इक्वल्स टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप, तो हमने r में दोनों वेक्टर्स लिखे थे, तो यहाँ पे r दोनों को रिप्रेजेंट करता है। सो डेल्टा r, सो अभी ये OP2 क्या है, OP2 है वो हमारा वेक्टर R2 है, और ये OP1 है वो हमारा वेक्टर R1 है, और P1 P2 वो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जिसे हम लोग कहेंगे डेल्टा R। सो ये आ गई हमारी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की फॉर्मूला। सो हियर डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मींस इसकी डायरेक्शन कौन सी है, तो ये जो डायरेक्शन आप देख सकते हैं कि P1 से लेके P2 तक है। अभी इसको मैं ये टर्म्स में लाने की ट्राई करता हूँ, यानी इसको मैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में स्प्लिट करने की ट्राई करता हूँ। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गई, डेल्टा R इज इक्वल्स टू वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। सो यहाँ पे लिख दी। अभी R2 यानी ओरिजिन से इसकी पोजीशन P2 है वो ये वाला, तो ये जो वेक्टर है R2 ये पोजीशन वेक्टर है, तो उसको मैं अगर स्प्लिट करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, एक कोऑर्डिनेट मिलता है वो x2 i कैप है, प्लस दूसरा जो कोऑर्डिनेट मिलता है वो क्या है, y2 j कैप। सो आई कैन राइट R2 वेक्टर R2 इज इक्वल्स टू x2 कैप x2 i कैप प्लस y2 j कैप। वैसे ही हमने जो पोजीशन वेक्टर था उसमें हमने R1 इसका पोजीशन वेक्टर्स निकाले थे, क्या निकाले थे, x1 i कैप प्लस y1 j कैप। सो आ गया x1 i कैप प्लस y1 j कैप। अभी हम लोग क्या करेंगे कि जहां पे भी i है, i को ध्यान में लेना है, ये किसी टर्म्स को ध्यान में नहीं लेना है। i कहाँ है, यहाँ पे, i कहाँ है, यहाँ पे, उसको एक साथ लिख दो। तो यहाँ पे x2 i कैप, यहाँ पे माइनस है तो माइनस x1, यहाँ पे 1 है, x1 i कैप, तो दोनों के बीच माइनस किस है ना, अभी ब्रैकेट को ओपन करो तो यहाँ पे भी माइनस, सो y2 माइनस y1, दोनों में क्या कॉमन है, j कैप, दोनों y डायरेक्शन दिखाते हैं। ये x1 x2 y1 y2 वो तो मैग्नीट्यूड है, वो ABCD भी लिख सकते हो आप। सो अगर डेल्टा r में देखूं तो ये x2 माइनस x1, तो x2 ये वाला और ये x1। सो ऑब्जेक्ट ने x में इतना डिस्प्लेसमेंट किया है, तो चेंज इन पोजीशन इन x, तो उसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा x यानी चेंज इन पोजीशन इन x। सो x2 माइनस x1 आई कैन राइट डेल्टा x, और यहाँ पे i कैप है उसको ऐसे लिख दिया। वैसे ही y में देखो तो y में पहले कहां पर था, यहाँ पर, अभी वो जैसे ऐसे मूव हुआ यहाँ से, तो उसने y में सिर्फ इतना डिस्टेंस कवर किया ना, उसने इतना डिस्प्लेसमेंट किया है। तो ये जो है ये क्या है, फाइनल पोजीशन y2 माइनस इनिशियल पोजीशन y1, ये a माइनस b भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो y2 माइनस y1, बट कौन से डायरेक्शन, हमें डायरेक्शन दिखाना है, तो हम लोग लिखेंगे j कैप। सो हियर ये हो गया डेल्टा y जो है y2 माइनस y1। सो ये y2 माइनस y1 डेल्टा y, और क्या लिख सकते हैं, j कैप, क्यों, वो हमें y की पोजीशन या फिर y में जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो हमें यहाँ पर वो दिखा रहा है डायरेक्शन। Now let us try to understand the concept of average velocity and instantaneous velocity. Let us see the average velocity and instantaneous velocity. There is a lot more to discuss in the case of the instantaneous velocity, और हम लोग उसके related थोड़े numericals भी देख लेंगे, so it will be easy for you to understand. So average velocity क्या होता है, simple, first velocity. So velocity यानी displacement per unit time, और average तो आपने नेट डिस्प्लेसमेंट कितना किया है और उस डिस्प्लेसमेंट ने आपने नेट टाइम कितना लिया है वो डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए। सो दैट इज द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट
in a given time interval. So ratio of the displacement in a corresponding time interval. So we can write V. See here, the symbol is like this, V and a line segment above it. So it is a denomination, or we can say the average velocity is denoted by V like this, and a line segment is there. So V is equals to delta R. What is delta R? So delta R is this displacement here. Delta R is the displacement, and delta T is the time interval in which this displacement has done. Right? Suppose you just assume that here we show the displacement and here we show the time. So in that time interval, how much displacement an object has covered, that is the delta R by delta T. But in the last part, that is in the case of the displacement vector, we found that delta R is equals to delta x I cap plus delta y j cap. So here this is the delta x cap, यानी x में इतना कवर किया है और y में इतना कवर किया है. So change in position. So x2 minus x1. So ये डेल्टा x क्या शो करता है? x2 minus x1. यहाँ से यहाँ, तो change in position in x and change in position in y. So डेल्टा x I cap plus डेल्टा y j cap. So यहाँ पे डेल्टा r की जगह हम लोग लिख देते हैं डेल्टा x, और ये t है, और दोनों को सेपरेट दे देते. तो क्या हो जाएगा? डेल्टा x बाई डेल्टा टी आई कैप, यानी I में उसकी कितनी वेलोसिटी है, प्लस डेल्टा y बाई डेल्टा टी, यहाँ पे डेल्टा y बाई डेल्टा टी जे कैप. सो y में कितनी वेलोसिटी, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे स्ट्रेट लाइन में जाता है तो y में जो वेलोसिटी है vy वो 0 हो गई. अभी ये x में ही जा रहा है तो उसकी सारी वेलोसिटी है वो सिर्फ x डायरेक्शन में होगी. जैसे y में जाता है तो तभी y में 0 नहीं होगी, x में 0 होगी. लेकिन ऐसे जा रहा है, रेक्टेंगल एक फॉर्म है उसमें वो ऐसे मूव हो रहा है, तो वो y में भी उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और x में भी हो रहा है, यानी दोनों में उसकी कुछ वेलोसिटी है. सो यहाँ पर डेल्टा x आई कैप बाई डेल्टा टी, तो एवरेज वेलोसिटी x में कितनी है प्लस एवरेज वेलोसिटी y में कितनी है. और ये जो डायरेक्शन होगा, क्योंकि ये एवरेज वेलोसिटी है, तो जो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होता है, तो जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है, तो एवरेज वेलोसिटी का भी डायरेक्शन यही होगा. अगर मैं सिर्फ x में जाता हूँ तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है उसका डायरेक्शन सिर्फ x में है, तो जो एवरेज वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन भी x में होगा, यानी वो हर बार जो वेक्टर है, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, उसके ही डायरेक्शन में होगा या उसके ही पैरेलल होगा. तो यहाँ पे हमारे पास जो डायरेक्शन है वो ये है, तो जो एवरेज वेलोसिटी है उसका भी डायरेक्शन ये है. आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखिए ऐसे दिया है. तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि ये डिस्प्लेसमेंट से पैरेलल है, यानी उसी के ही डायरेक्शन में है. तो आई कैन राइट हियर v, एवरेज वेलोसिटी. So I hope you have understood this concept. Now let us move to instantaneous velocity. तो ये instantaneous velocity क्या होता है, इसमें हम लोग थोड़ा लंबा डिस्कशन करेंगे. So it will be easy for you to understand. So instantaneous velocity, instant, कोई भी इंस्टेंट पे, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट है, सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग थोड़ा ग्राफ को चेंज करते हैं, तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? सिंपल, इट इज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ गिवन टाइम इंटरवल. जैसे ही आप बाइक या कार में ट्रैवल करते हो, तो आपने जैसे स्पीडोमीटर पे देखा कि कितनी स्पीड से कार जा रही है, तो उसी टाइम पर जो आपको स्पीड दिख रही है वही आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड, या फिर अगर आप डायरेक्शन देखते हैं तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई. राइट. तो जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट एनी इंटरवल और एट एनी पॉइंट ऑन इट्स पाथ, तो आप कहाँ पे भी जा रहे हो, जैसे आप घर से निकले और जैसे ही आप रोड पे पहुंच गए, आपने देखा कि अभी कितनी स्पीड है, तो वो टाइम पे, वो पोजीशन पे जो आपकी स्पीड है वो आपकी हो गई इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. सो सपोज यहाँ पे हमारे पास ये टाइम वाली एक्सिस है, यहाँ पे हम लोग टाइम देखेंगे और यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी. तो सपोज आप यहाँ पर आए और मुझे ये वाले टाइम इंटरवल पर वेलोसिटी देखनी है कि कितनी है. हमारे पास ऑलरेडी ग्राफ है सपोज, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक लाइन खींच के यहाँ पे रखूंगा और इसको यहाँ पे कनेक्ट करूंगा. तो ये जो है मुझे मेरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दिखाएगा. यहाँ पे 0 है, फिर 2, 4, 6, राइट. तो कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है. तो वही टाइम पर यहाँ पे मैं डॉट करके लाइन खींच दूंगा, तो ये टाइम पे मुझे अपनी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगी. सो इट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एवरेज वेलोसिटी. अब ये लिमिटिंग वैल्यू क्या होता है? तो एवरेज वेलोसिटी में हम लोग क्या करते थे कि ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल पोजीशन है वो और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेते थे, लेकिन यहाँ पर हमें वो नहीं करना है. यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो लिमिटिंग वैल्यू है उसको समझेंगे, और देन सो सपोज हमारे पास जो ऐसे एक ऑब्जेक्ट का पाथ था, तो हमने यहाँ पर एक पोजीशन वेक्टर लिया था और यहाँ पर पोजीशन वेक्टर लिया था, तो इन दोनों के बीच का टाइम इंटरवल तो बहुत ज्यादा होगा. अभी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी क्या होता है कि सपोज अभी 9:32 हुए हैं, तो 9:32 और 1 सेकेंड पे
कितनी वेलोसिटी है उसी टाइम पर। तो अगर मैं 2 या 3 सेकंड का भी गैप ले लेता हूं तो वो इंस्टेंटेनियस नहीं हो जाएगा, तो वही सेकंड पे चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो टाइम वाली एक्सिस है उसको मिनिमाइज करेंगे, और तो अभी उसको जब जैसे मिनिमाइज करेंगे तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो मिनिमाइज कम से कम हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पर टाइम इंटरवल को मिनिमाइज करना है। डिस्प्लेसमेंट कम भी हो सकता है, अगर कोई हाई स्पीड व्हीकल है तो वो शॉर्ट टाइम में ज्यादा भी 1 सेकंड में बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर कर सकता है। तो हम लोग टाइम को मिनिमाइज करेंगे, टाइम को लिमिट करेंगे। कितना लिमिट करेंगे कि जो डेल्टा टी है वो 0 तक आ जाए, 0 नहीं, डेल्टा टी 0 तक हो। यानी सपोज हम बोलेंगे 1 मिली सेकेंड, तो 1 मिली सेकेंड यानी 0.001 सेकेंड। तो ये मिली सेकेंड, ये 0 नहीं है लेकिन ये 0 के करीब है, आप ये काउंट भी नहीं कर सकते, राइट। 1 सेकेंड जैसे बोलते हैं 1 सेकेंड हो जाता है, तो ये 1 मिली सेकेंड वो 0 नहीं है लेकिन 0 के करीब है। तो हम लोग बोलेंगे जो डेल्टा टी है, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यानी चेंज इन टाइम इंटरवल है वो 0 हो। यानी कि सपोज वो टेंड्स टू 0 है, 0 नहीं है। तो सपोज आप यहाँ पर है और ये 9:30 पर आपकी कुछ वेलोसिटी है, और आपको 9:30 और सपोज 0.001 सेकेंड पे आप वेलोसिटी देखते हैं। तो ये देखो ये गैप कितना हो गया, ये मिली सेकेंड का गैप हो गया। तो अभी ये दोनों का आप टाइम इंटरवल डेल्टा टी चेंज इन टाइम निकालो तो आपको ये 0.001 मिलेगा। तो ये जो डेल्टा टी है वो टेंड्स टू 0 है, इसको बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू। वो क्या कर रहा है, टाइम को लिमिट करता है। तो हम लोग बोलते हैं कि इट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी हमारे पास क्या है, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। तो यहाँ पे डेल्टा टी को एकदम लिमिट करो कि जो डेल्टा टी है वो 0 के करीब रहे, राइट। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम लोग ऐसे एरो से डिनोट करते हैं, और एवरेज वेलोसिटी में सिर्फ लाइन होती है। सो एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, फिर डेल्टा आर बाय डेल्टा टी एज इट इज। डेल्टा आर बाय डेल्टा टी क्या है, तो डेल्टा आर बाय डेल्टा टी है वो हमारा एवरेज वेलोसिटी है। तो एवरेज वेलोसिटी की लिमिटिंग वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पे हमने जो डेल्टा टी लिखा है वो टेंड्स टू 0 होना चाहिए। तो ये कंसेप्ट आ गया डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन क्या होता है कि एक एक पॉइंट, जैसे ये हमारा कोई एक्स एक्सिस है तो एक एक पॉइंट का हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, राइट। डिफरेंशिएशन हमें एक एक पॉइंट पे कितना चेंज हो रहा है वो दिखाता है। डिफरेंशिएशन का मीनिंग ये है, अगर मैं लिखूं डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, तो एक एक सेकेंड या फिर एक एक मिली सेकेंड में पोजीशन में क्या चेंज हो रहा है ये हमें इंडिकेट करता है। ये मतलब है डिफरेंशिएशन का, राइट। और इंटीग्रेशन का क्या मतलब है, एक एक पॉइंट पे हम लोग उसका एडिशन करते जाते हैं, राइट। तो ये है डिफरेंशिएशन डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, कि जो छोटा सा टाइम है, स्मॉल टाइम इंटरवल में ये कितना डिस्टेंस में चेंज आता है। तो यहाँ पे हम लोग ये जो पूरा है, राइट, वो क्या है, एकदम छोटा सा टाइम इंटरवल। तो उसको हम लोग डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये जो लिमिटिंग वैल्यू डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी कैन ऑल्सो बी रिटन एज डी आर बाय डी टी। सो ये हो गया हमारा डी आर बाई डी टी। तो अभी इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और डायरेक्शन क्या होगा। तो सपोज अभी कार ऐसे ऐसे मूव हो रही है, राइट। तो अभी ऐसे ऐसे मूव हो रही है, तो ये पोजीशन पे इसका डायरेक्शन ये ऐसे जा रही है, हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है। या फिर सपोज मैं मानूं कि जो कार है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव हो रही है, सर्कुलर पाथ में। तो आप यहां पर है, तो इस पोजीशन पे, इसी टाइम इंटरवल पे आपकी जो वेलोसिटी है वो ये डायरेक्शन में है। फिर आप ये यहाँ पर है तो ये डायरेक्शन में है, आप यहाँ पर है तो ये डायरेक्शन में है। यानी कि जहां पर भी हो आप, वहां से आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। वो टेंजेंट दिखाएगा कि आपकी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो कौन से डायरेक्शन में है। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास ये पॉइंट मैंने लिया है, तो ये पॉइंट से मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, तो ये टेंजेंट मुझे दिखाता है कि जो ऑब्जेक्ट है इसी पॉइंट पे ये डायरेक्शन में जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये डायरेक्शन दिखेगा, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये मुझे ये डायरेक्शन दिखा रहा है, यहाँ पे मुझे ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो वो पोजीशन पे, वो टाइम इंटरवल पे आप कहाँ खड़े हैं वहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करना है आपका जो वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में। तो आपने क्या किया, यहाँ पे मेरा वेलोसिटी ये डायरेक्शन में, तो यहाँ पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर ऐसे है, तो ये टेंजेंट शो करता है कि उसका डायरेक्शन क्या है। अभी हम लोग देखते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को निकालने के लिए हमें थोड़ा प्रोसीजर चाहिए। सो हमें पता है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डी आर बाई डी टी होता है, तो डी आर बाई डी टी, फिर से उसको ऊपर वाले फॉर्म में चेंज किया। सो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, और डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, तो डेल्टा आर हमने एवरेज वेलोसिटी में देखा था कि डेल्टा आर क्या होता है, तो द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द एक्स एंड इन द वाई डायरेक्शन। सो हियर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 एज इट इज डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे। अभी डेल्टा एक्स आई, एक्स में कितना चेंज हो रहा है, डेल्टा वाई जे, वाई में कितना चेंज हो रहा है, डिवाइड बाई डेल्टा टी।
अभी मैं क्या करता हूं, ये डेल्टा एक्स आई बाई डेल्टा टी को इसके साथ ले लेता हूं, प्लस डेल्टा वाई जे प्लस डेल्टा टी इसको इसके साथ ले लेता हूं। अभी हमें पता है कि डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी यानी चेंज इन पोजिशन इन एक्स डायरेक्शन, आई कैप दिया है ना, आई कैप इंडिकेट करता है कि एक्स डायरेक्शन में है, और यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू है, तो लिमिटिंग वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ डी एक्स बाई डी टी, राइट। मैंने सेपरेट किया एक्स एंड वाई कंपोनेंट को सेपरेट किया, सो डी एक्स बाई डी टी, आई कैप यानी एक्स में उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, अगर ऑब्जेक्ट सिर्फ एक्स में जा रहा है तो उसकी वाई में जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी जो जे कैप है वो दिखाता है वाई में। सो हियर अभी डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी यानी जो वेलोसिटी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो एक्स में कितनी है, एंड डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी, सॉरी डी टी बाई डी टी, नॉट डेल्टा हियर, डी एक्स बाई डी टी और यहाँ पे डी वाई बाई डी टी। सो जो डी एक्स बाई डी टी है वो दिखाता है एक्स में यानी वी एक्स, एक्स में कितनी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, और डी वाई बाई डी टी दिखाता है कि वाई में उसकी कितनी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। अभी मुझे ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी वो कितनी है वो हमें मेजर करना है। तो हमारे पास एक इक्वेशन है, सपोज मैंने यहाँ पर एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन निकाला, तो ये जो वेक्टर है वो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन प्लस उसका मैग्नीट्यूड दिखाता है। तो ये वेक्टर है, तो इसको मैंने दो कंपोनेंट में स्प्लिट किया, एक जो कंपोनेंट है वो हमारा है वी वाई यानी ये वाला, इतना इसकी वाई में वेलोसिटी है, यहाँ पे वी वाई और वी एक्स जो हमें वेलोसिटी दिखाते हैं वाई में कितनी है एक्स में कितनी है, और ये वाला हमें दिखाता है उसकी वेलोसिटी एक्स में कितनी है। तो ये जो ऐसा मेरे पास एक वेक्टर था, मुझे उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, सिंपल। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन और यहाँ पे एक लाइन खींच के, राइट, हम लोग को ऐसा मिलता है। तो ये जो है ये वाला जो है वो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, देखो ये वाला, ये कौन सा है वी वाई और ये कौन सा है वी एक्स। सो रिजल्टेंट वेक्टर की फॉर्मूला फाइंड करने के लिए हमारे पास ऐसा एक जो डेरिवेशन है उसमें देखा होगा आपने वेक्टर्स में, सो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बट यहाँ पे आप देखो तो ये जो दो वेक्टर है, अभी रिजल्टेंट का एंगल नहीं देखते हम लोग, रिजल्टेंट का एंगल बाद में देखेंगे, तो ये जो एंगल है दो वेक्टर के बीच का एंगल है वो कितना है, यहाँ पर 90 डिग्री है। सो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस 2vx vy cos 90, दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 है, cos 90 जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, v इज इक्वल्स टू, v क्या है हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, इसलिए यहाँ पे मैंने वेक्टर नहीं किया है। सो अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। अभी ये जो वेक्टर है यानी ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो वेक्टर है वो कुछ एंगल बना रहा है किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, तो वो मुझे एंगल फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, TOA टोआ यानी tan थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, राइट, तो अभी हमें थीटा मिल जाएगा। सो यहाँ पे या फिर आप बोलो आर्क बाय रेडियस, आपको ऐसे भी लिख सकते हो आर्क बाय रेडियस। सो यहाँ पे हमारे पास है tan थीटा इज इक्वल्स टू vx बाय vy बाय vx। मुझे सिर्फ थीटा चाहिए, तो थीटा को मैं सब्जेक्ट कर तो क्या मिलता है, tan इनवर्स vy बाय vx। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट एंड नाउ I will explain the concept of acceleration, instantaneous acceleration, and then we will solve some of the numericals related, and then we will end this lecture. यह है acceleration की। अभी acceleration क्या होता है, अगर हम simple terms में बात करें तो वो होता है rate of change of velocity। अभी rate of change of velocity यानी suppose आपने घर से start किया और एक smooth road है, तो अभी जैसे आप स्टार्ट करते हैं पहले आपकी जो स्पीड होती है वो 0 होती है, फिर सपोज हम मानते हैं कि 5 मीटर पर सेकेंड, देन अनदर सेकेंड इट इज 10 मीटर पर सेकेंड, देन अनदर सेकेंड इट इज 15 मीटर पर सेकेंड। तो हर सेकेंड पे आपकी स्पीड में कितनी बढ़ोतरी हो रही है, तो वो है 5 मीटर पर सेकेंड। सो फ्रॉम 0 to 5 to 10 to 15 to 20, सो हर सेकेंड पर स्पीड 5 की बढ़ रही है। तो यहाँ पर जो चेंज इन स्पीड या फिर चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड है वो 5 है, तो हम बोलेंगे हमारा जो एक्सेलरेशन है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है। तो एक्सेलरेशन होता है हाउ फास्ट द वेलोसिटी ऑफ एन बॉडी चेंजेस। सो अब एवरेज एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, तो इट इज द रेशियो ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी इन अ कोरोस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल। सो सपोज आपने कोई टाइम इंटरवल ले लिया 5 सेकेंड या 10 सेकेंड, सो सपोज यहाँ पर बात करते हैं 4 सेकेंड्स, तो आपने स्टार्ट किया था 0 से और आफ्टर 4 सेकेंड्स सपोज योर वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड। सो वेलोसिटी में कितना चेंज आया, आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 और फाइनल कितनी है 20, सो 20 और इनिशियल कितनी है 0 और टाइम कितना लिया 4 सेकेंड। सो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, रेशियो ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितना चेंज आया 20 का, और
टाइम कितना लिया, कोरोस्पोंडिंग टाइम इंटरवल कितना है, तो वो है 4। तो आपका जो एवरेज एक्सेलरेशन है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है। यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन नहीं होता तो हमारा जो आंसर होता वो कुछ अलग होता। तो ये जो सिंबल है ए बार, ए पर हम लोग लिखते हैं, जो लाइन है उसको बोलते हैं ए बार। सो ए बार यानी एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज डेल्टा v by डेल्टा t। सो इफ द ऑब्जेक्ट, और वी कैन से इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम v1 टू v2, यानी कि यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी अभी v1 है, यानी वो सिर्फ x डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, वो x और y यानी स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रहा है, वो ऐसे जा रहा है, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो x में भी चेंज होती है और y में भी चेंज होती है। तो ये जो कोऑर्डिनेट है वो वेलोसिटी x डायरेक्शन में दिखाता है और ये जो कोऑर्डिनेट है वो वेलोसिटी y डायरेक्शन में दिखाता है। तो यहाँ पर इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम v1, तो पहले यहाँ पर v1 है, देन द वेलोसिटी चेंजेस टू v2, अभी जो वेलोसिटी है वो v2 है, तो ये हो गया v2x, यहाँ पर है v1x और यहाँ पर हो गया v2y। ओके, या फिर हम लोग बोलेंगे v2y j कैप, जो j कैप है वो दिखाता है कि वेलोसिटी y डायरेक्शन में कितनी है। सो इन द टाइम डेल्टा t, तो यहाँ पर टाइम हमने इस एक्सिस पर टाइम नहीं दिखाया है, लेकिन हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो वेलोसिटी है यहाँ पर कुछ टाइम t1 पर वेलोसिटी v1 थी, अभी टाइम t2 पर वेलोसिटी v2 है, तो चेंज इन टाइम इंटरवल कितना हुआ डेल्टा t, दैट इज t2 माइनस t1। तो यहाँ पर भी वही कर रहे थे हम लोग कि इनिशियल टाइम 0 था और फाइनल टाइम 5 सेकेंड, सो 5 माइनस 0 सॉरी 4 था, so 4 minus 0, so 4 seconds. So in delta t, so that is change in time, then the average acceleration is given by a bar is equals to delta v by delta t। अभी ये delta v ऐसा है, देखो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दिखाता है, तो यहाँ पर जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी वो v1 थी, यहाँ पर जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो v2 है। तो टाइम t1 पे यानी t1 इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी थी, यहाँ पर टाइम t2 इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी थी वो v2 थी, तो यहाँ पर है डेल्टा v। सो डेल्टा v यानी हम लोग लिख सकते हैं vx प्लस vy, यानी यहाँ पर देखो डेल्टा हमने बाहर रखा है, तो v की जगह हम लोग लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू vx i कैप प्लस vy j कैप, जो हमने एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में देखा था कि ये जो v है वो कंबाइन है vx प्लस vy, और अगर हम लोग इसको डेल्टा को अंदर ले ले तो ये हो जाएगा डेल्टा vx i कैप प्लस डेल्टा vy j कैप, यानी वेलोसिटी है वो x में भी चेंज हो रही है, देखो x में भी चेंज हो रही है ना, अभी x में फर्स्ट v1 थी, अभी x में v2x है, तो ये वेलोसिटी चेंज ही, तो ये हो गया हमारा डेल्टा vx i कैप, i यानी x में दिखा रहा है, और ये y में इतनी चेंज हुई, सो ये है हमारा ये इतना रीजन है डेल्टा vy j कैप। सो ये जो है अगर इसको हम एक्सपांड करें तो हमें ये मिलेगा, राइट, और अभी यहाँ पर इसको उठा के फिर से यहाँ पर रख दो तो हमें ये मिलेगा डेल्टा vx i कैप, इसको देखो डेल्टा v, तो यहाँ पर है डेल्टा vx i कैप डिवाइड बाय क्या है डेल्टा t, सो डेल्टा t प्लस यहाँ पर बीच में प्लस की साइन है तो प्लस डेल्टा v, डेल्टा अंदर ले लिया, सो डेल्टा vy j कैप बाय डेल्टा t, तो हमने दोनों को सेपरेट कर दिया है, जो x है और जो y में, x और y में जो भी चेंज आ रहा है उसको हमने सेपरेट कर दिया। तो ये जो y में जो चेंज आ रहा है डेल्टा vx बाय डेल्टा t i कैप, सॉरी जो x में चेंज आ रहा है, यानी ये जो i कैप दिखाता है वो x डायरेक्शन दिखाता है, तो x में जो वेलोसिटी में चेंज आता है इन डेल्टा t टाइम उसको हम लोग बोलेंगे चेंज इन, या फिर हम लोग उसको बोलेंगे एक्सेलरेशन इन i डायरेक्शन और एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, और जो वेलोसिटी में y डायरेक्शन में जो चेंज आता है उसको हम लोग बोलेंगे एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन। सो डेल्टा v बाय डेल्टा t, तो यहाँ पर हमने लिख दिया a y बार और इसको बोल दिया a x बार। सो यहाँ पर i कैप जो x डायरेक्शन दिखाता है, यहाँ पर j कैप जो y डायरेक्शन दिखाता है, a x और a y कुछ भी हो सकता है, वो एक मैग्नीट्यूड है, और बार दिखाता है एवरेज एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन एंड एवरेज एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, where ax and ay are the rectangular component of a bar। अभी ये जो चेंज हुआ है इस चेंज का हमें डायरेक्शन दिखना है, तो डायरेक्शन कैसा है, तो आपकी बुक में ऐसा वेक्टर करके दे दिया है, इसका मीनिंग क्या है, तो अभी हमें किसी पॉइंट पर एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन में है वो देखना है, तो आपको पता है कि जो एक्सेलरेशन है और वेलोसिटी का सेम डायरेक्शन होता है, एक्सेलरेशन एंड चेंज इन वेलोसिटी, नॉट वेलोसिटी, द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन इज सेम
एज द डायरेक्शन ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी। तो यहां पर ये टाइम इंटरवल पे ये पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कैसी थी, v1। कौन से डायरेक्शन में, तो हमें अगर डायरेक्शन फाइंड करना है तो वो पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना होता है। तो ये जो है वो टेंजेंट है, तो ये डायरेक्शन दिखा रहा है कि इनिशियली ये पॉइंट पे जो डायरेक्शन था वो ये था, तो v1। तो यहां पर मैंने रिप्रेजेंट किया है v1, और आफ्टर सम टाइम इंटरवल जो डायरेक्शन था वो ये था v2, यानी ये वेलोसिटी थी और उसका डायरेक्शन था ये, टेंजेंट मैंने यहां से ड्रॉ किया है। तो हम इस दोनों को अगर कंबाइन करें, यहाँ पे इसको लेके यहाँ पर रखा है v1, इसको उठा के यहाँ पर रखा है, और फिर दोनों को मैंने ऐसे ज्वाइन किया है, देखो। तो इट्स लुक्स लाइक अ वेक्टर। देखो ये है हमारा वेक्टर a, तो ये है हमारा वेक्टर v1, फिर ये है हमारा वेक्टर b, तो ये है हमारा वेक्टर b। देखो यहाँ पर हेड टेल मेथड हुई है, ये इसका हेड और इसके हेड पे डेल्टा v की हमने टेल रखी है, और फिर इसको ऐसे ज्वाइन किया आप मानो, तो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। देखो ये हमारा हो गया रिजल्टेंट वेक्टर, क्योंकि दो हेड यहां पर मिलते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि v1 हमें ये रिजल्टेंट चाहिए, तो रिजल्टेंट यानी क्या होता है, a प्लस बी इज इक्वल्स टू r, तो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट। तो यहाँ पर a है v1 प्लस ये है b, डेल्टा v इज इक्वल्स टू v2। लेकिन हमें चेंज इन वेलोसिटी चाहिए, तो चेंज इन वेलोसिटी को सब्जेक्ट करो तो हो जाएगा v2 माइनस v1। तो यहाँ पर इसको v2 है उसको यहाँ पर रखो और v1 को उस साइड ले लो, तो क्या हो जाएगा v2 माइनस v1 इज इक्वल्स टू डेल्टा v। तो आ गया ना चेंज इन वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी सॉरी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। v2 है वो फाइनल वेलोसिटी है और v1 है वो इनिशियल वेलोसिटी है, और इसके कंपोनेंट्स को आप ऐसे सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। तो इसका जो डायरेक्शन है, चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन है, देखो ये वाला, ये लाइन है ऊपर की तरफ दिखाता है, तो वो है हमारा चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो जो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है वही एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन होता है। तो ये जो एक्सेलरेशन है वो भी, देखो इसको उठा के फिर से मैं यहाँ पर रखता हूँ, तो ये डायरेक्शन दिखाता है। तो चेंज इन वेलोसिटी यानी कि जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है वो ये वाला है। तो कैसे निकालना है, आप v1 वेक्टर को लो, v2 वेक्टर को लो, फिर दोनों को ऐसे कंबाइन करो यहाँ पर जैसे मैंने किया है टेल टू टेल, और जो डेल्टा v है फिर उन दोनों को ज्वाइन करो, दोनों के हेड्स को ज्वाइन करो, तो आपको मिल जाएगा डेल्टा v। सो अब देखते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एंड देन वी विल सी the numericals related to all the topic that we have discussed in this lecture। अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की। तो ये जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता क्या है कि पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर और पर्टिकुलर पॉइंट पर, पर्टिकुलर पोजीशन पर आपकी जो गाड़ी है या फिर आपका जो व्हीकल है उसने कितना एक्सेलरेट किया है। सो हियर instantaneous acceleration of an object is equal to the time limiting value of its average velocity when delta t tends to 0। delta t tends to 0 यानी कि जो टाइम इंटरवल होना चाहिए वो 0 के नजदीक होना चाहिए, यानी कि सपोज ये जो टाइम इंटरवल है 10 to 10.05 सेकेंड, देखो ये 0 नहीं है टाइम इंटरवल, ये आपका इनिशियल टाइम है और ये आपका फाइनल टाइम है। तो ये आप देखो कि ये जो टाइम इंटरवल है यानी फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहाँ पर आप डेल्टा t निकालो, t2 माइनस t1, तो कितना आएगा 0.5। तो इस टाइम पर आपका जो इस टाइम के दौरान यानी ये टाइम इंटरवल में आपका जो वेलोसिटी में चेंज है वो कितना है, यानी कि जो डेल्टा v है वो कितना है। सो हियर डेल्टा v by delta t tends to 0 will give you the instantaneous acceleration at that particular point। तो for convenience मैंने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया है जो वेलोसिटी और टाइम के बीच का है। तो यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है वो एक्स वाई में मूव कर रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ जनरल वेलोसिटी ली है, तो वो एक्स वाई में मूव कर रहा है। तो सपोज कोई टाइम t1 पे इसकी जो वेलोसिटी है वो यहाँ पर दिखाई जा सकती है, और टाइम t2 यानी ये वाला टाइम t2, यहाँ पर हम लोग टाइम देख रहे हैं, तो ये है t1 और ये है टाइम t2। सो इनिशियल टाइम पर t1 पर ये वेलोसिटी थी और टाइम t2 पर ये वेलोसिटी थी। तो ये आप देख रहे हैं कि जो टाइम इंटरवल है डेल्टा t है वो टेंड्स टू 0 है, यानी बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल है। तो इसी टाइम पर मैंने एक टेंजेंट यहाँ पर ड्रॉ किया जो हमें दिखाता है उसी पर्टिकुलर पॉइंट पर उसकी क्या वेलोसिटी है, और दूसरा यानी थोड़ा सा सपोज ये 10.05 सेकंड्स पर उसकी और दूसरी यानी v2 कितनी है, तो यहाँ पर पता चलेगा। तो यहाँ पर मैंने दूसरा टेंजेंट ड्रॉ किया है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा ये अच्छा नहीं दिख रहा है तो आप क्लियरली नहीं देख पाओगे, तो मैंने यहाँ पर अलग से किया है। तो ये है उसकी इनिशियल वेलोसिटी, ये है टेंजेंशियल इनिशियल वेलोसिटी, ये डायरेक्शन में है। फिर डेल्टा t टेंड्स टू 0 ये वाले टाइम इंटरवल में इसकी जो वेलोसिटी है वो v2 हो गई, तो ये वाली। अगर आपके पास ऐसा है, ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, और ये, तो यहाँ पर ये है हमारा वेक्टर a, ये है हमारा वेक्टर b, और ये है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। तो कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर, या फिर हम बात करें कि ये जो वेक्टर b है वो वेक्टर b कौन सा है हमारा, डेल्टा v, चेंज इन वेलोसिटी, या फिर हम लोग बोलते हैं वो है एक्सेलरेशन। तो जो चेंज इन वेलोसिटी होता है उसका डायरेक्शन ही
एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है। ये जो डेल्टा वी आपको मैं दिखा रहा हूं वो सिर्फ चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन है यहाँ पर। तो ये वाला जो डायरेक्शन है यहाँ पर, ये वाला जो डायरेक्शन है ये है जो आपको चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन दिखाता है, और वो है एक्सेलरेशन का डायरेक्शन या फिर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। तो आपको पूछे कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है, तो वो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है, यानी कि वेलोसिटी जो डायरेक्शन में चेंज हो रही है वो वेक्टरली। तो यहाँ पर हमने जो टेंजेंट थे उस टेंजेंट को मिलाया, और यहाँ पर हमने और एक वेक्टर को ऐसे मिला दिया, यानी दोनों के हेड्स को हमने ज्वाइंट कर दिया। तो ये जो दिखाएगा, ये जो वेक्टर है वो दिखाता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमारे पास क्या है, ए जो एक्सेलरेशन होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है, वो डेल्टा वी बाय डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, यानी टाइम लिमिटिंग ऑफ इट्स एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी की टाइम लिमिटिंग, यानी कि जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो टाइम में कितना आता है। बट हमने अभी लास्ट डेरिवेशन में देखा कि जो डेल्टा वी वो क्या होता है, डेल्टा वी एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वी जे कैप। हम ये जो डेल्टा वी है वो दोनों के लिए कंसीडर करेंगे, एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन। तो यहाँ पर डेल्टा वी है, उसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा वी की जगह हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा वी एक्स आई कैप बाई डेल्टा टी प्लस, यहाँ पर हमें ब्रैकेट करना है, तो ये है जो हमें इसे दिखाएगा ये वाला। सो यहाँ पर टाइम लिमिटिंग डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा वी एक्स आई कैप बाई डेल्टा टी प्लस, सिर्फ डेल्टा वी की जगह हमने ये दो टर्म्स पुट की है। अभी हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा वी एक्स आई कैप बाई डेल्टा टी, तो डेल्टा वी एक्स आई कैप बाई डेल्टा टी, और इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। और अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो आपको क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। और फिर और भी आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये ए एक्स यानी एक्सेलरेशन इन एक्स क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। सो ये है ए एक्स इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी एक्सेलरेशन, और ये जो वेलोसिटी होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। तो मैं v की जगह लिख सकता हूँ डी वी बाई डी एस बाई डी टी, या फिर x है हमारे पास तो डी एक्स बाई डी टी। तो यहाँ पर v की जगह अगर मैं डाल दूँ तो क्या हो जाएगा, d बाई डी टी, v की जगह डी एक्स बाई डी टी, तो क्या हो जाएगा डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर। सो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। तो जब भी आपको न्यूमेरिकल के अंदर अगर x दिया है और पूछा है कि एक्सेलरेशन फाइंड करो, या फिर आपको कोऑर्डिनेट दिए है कुछ भी, पोजीशन या फिर ऐसे वेक्टर दिए है कुछ भी, और आपको बोला है कि सपोज x इज इक्वल्स टू, या फिर आपको ऐसा दिया है 50 टी स्क्वायर, तो आपको क्या करना है, इसको डबल टाइम डिफरेंशिएट करना है, तो उसी टाइम पर आपको क्या मिलेगा, उसका एक्सेलरेशन मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पर आपको y दिया है ऐसे, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, सो डी वी वाई बाई डी टी। अभी वी वाई क्या होता है, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, और वेलोसिटी यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, सो डी वाई बाई डी टी। फिर आप सिंप्लीफाई करो आपको ये मिल जाएगा। So I hope you have understood the concept of instantaneous acceleration. I was trying to go fast, so that's why थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन अभी हम लोग 2 या 3 न्यूमेरिकल्स देखते हैं तो उससे क्या हो जाएगा, आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। Okay, so let us discuss some of the numericals. So here the question is given from the textbook. In the question we have an object, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जो कोई स्पेस यानी 3 डायमेंशनल स्पेस में है हमारे पास, और उसका पोजीशन वेक्टर कोई पर्टिकुलर टाइम इंटरवल t पे हमें दिया गया है 3t i कैप यानी x में 2t स्क्वायर j कैप, यानी कि उसका जो पोजीशन वेक्टर कोई टाइम t पे कितना है, 2 यूनिट इन j that is in y direction and 5k that is 5 unit in k direction that is in z direction। और हमें पूछा गया है कि आप कोई टाइम t इंटरवल पर उसकी क्या वेलोसिटी है वो फाइंड करें और एक्सेलरेशन। So here we know that velocity is a rate of change of distance or rate of change of displacement, right, or rate of change of position of an object. So this is dr by dt indicates rate of change of position. So here instead of r I can write d by dt. What is the value of r? 3t I cap plus 2t square j cap plus 5k cap. Now I can write, ये जो है इसको मैं सेपरेटली लिख सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा, v at any time interval t is equals to d by dt of 3t, या फिर आप लिखो d by dt of 3t I cap plus d by dt of 2t square j cap plus d by dt of 5k cap.
डी बाई डी टी यानी डिफरेंशिएशन ऑफ 3t, 3t इज कांस्टेंट, 3t कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा dt बाई डी टी आई कैप प्लस 2 कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा dt स्क्वायर बाई डी टी जे कैप प्लस ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। अभी ये हो जाएगा 3 आई कैप प्लस डिफरेंशिएशन की फॉर्मूला d बाई डी टी ऑफ x रेस टू n और d बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू n, तो क्या हो जाएगा n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1। तो यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी 2 है और 2 रेस टू 2, तो उसका आप d बाई डी टी का डिफरेंशिएशन करो तो क्या मिलेगा आपको 2, आगे एक 2 है और ये हो जाएगा ओनली t, क्योंकि x रेस टू यानी t रेस टू 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4t। तो ये आपको मिला कोई टाइम t इंटरवल पे वेलोसिटी, ये है j कैप। तो ये है पार्टिकल की वेलोसिटी कोई टाइम इंटरवल t पे, और आगे पूछा है कि इसका एक्सेलरेशन भी निकालो। अभी जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, एक्सेलरेशन पार्टिकल का वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जैसे वेलोसिटी होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन होता है, वैसे जो डिस्प्लेसमेंट जो एक्सेलरेशन होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। तो एक्सेलरेशन वी कैन राइट इट इज dv by dt, sorry, acceleration can be written as dv by dt. Now what is v here? The v is d by dt of, here value of v is 3 I cap plus 4 t j cap। और अभी हम इसको फिर से डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या हो जाएगा d by dt ऑफ 3, अभी 3 तो कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, और ये है प्लस 4 dt बाई डी टी जे कैप, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4। तो एक्सेलरेशन है वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कौन से डायरेक्शन में है जे कैप में। तो ऑब्जेक्ट वैसे x और y दोनों में मूव कर रहा है, लेकिन उसका जो एक्सेलरेशन है वो कौन से डायरेक्शन में है z स्क्वायर में। अभी z स्क्वायर में एक्सेलरेशन है, उसका मीनिंग कि जो y डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन है, उसका मीनिंग ये है कि ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो y में चेंज हो रही है, x में कांस्टेंट है। Okay, so I hope you have understood. Now in this question it is asked to find the magnitude of v, जो velocity है उसका magnitude at time t is equals to 3 सेकेंड पर। तो हमारे पास क्या आया यहाँ पर, v of t is equals to 3 I cap plus 4 t j cap। तो यहाँ पे जो t है उसकी जगह में क्या लिखना है 3, तो velocity of the particle at the third second is equals to 3, और आफ्टर 3 सेकेंड क्या होगी 3 I कैप प्लस क्या है 4 इंटू टी की वैल्यू क्या लेनी है 3, और ये हो गया जे कैप। तो इसकी जो वेलोसिटी है वो 3 I कैप प्लस 12 जे कैप, यानी कि ये जो पार्टिकल मूव हो रहा है उसकी जो वेलोसिटी है वो ऐसे है। जो y डायरेक्शन में इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है 12 मीटर पर सेकेंड, टाइम t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड पर, और जो x डायरेक्शन है उसमें जो इसकी वेलोसिटी है वो कितनी है यहाँ पर 3 मीटर पर सेकेंड, यानी पार्टिकल ऐसे मूव हो रहा है, राइट। और हमें क्या पूछा है कि ये जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है, तो ये आ गया उसका मैग्नीट्यूड, लेकिन ये कौन से टर्म्स में है वेक्टर में, हमें उसका स्केलर मैग्नीट्यूड चाहिए, एग्जैक्ट कितनी है। तो ये है हमारा x वेक्टर जो 3 मीटर पर सेकेंड है, ये है हमारा y वेक्टर यानी वेलोसिटी इन y डायरेक्शन वो कितना है 12 मीटर पर सेकेंड, ये है 3 मीटर पर सेकेंड। अभी हमें इसका रिजल्टेंट चाहिए, या तो आप इन दोनों को ऐसे कनेक्ट करो या तो पैरेललोग्राम मेथड ले लो। पैरेललोग्राम मेथड में क्या करेंगे हम लोग, एक पैरेललोग्राम बनाएंगे यहाँ पर ऐसे, तो ये हो गया रिजल्टेंट। जो इन दोनों की ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आ रही है वो हमें फाइंड करना है, उसका मैग्नीट्यूड। तो क्या फॉर्मूला है रिजल्टेंट का, सो यहाँ पर v इज इक्वल्स टू अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, यहाँ पर हम लेते हैं vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस 2vx vy cos थीटा। अभी cos देखो, ये जो थीटा है cos थीटा है, यहाँ पर जो थीटा एंगल है वो दो वेक्टर के बीच का है और वो कितना है 90 डिग्री, तो cos 90 जो हो जाएगा 0। तो हमारे पास बचेगा vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, ये टर्म तो 0 है। अभी vx स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर प्लस ये है vy स्क्वायर यानी ये है 12 का स्क्वायर, और ये हमें मिल जाएगा 12.4 मीटर पर सेकेंड। ये जो है उसका एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड है कि जो ऑब्जेक्ट है वो एग्जैक्ट कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अभी हम इसका डायरेक्शन फाइंड करते हैं।
तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हम लोग, tan थीटा इज इक्वल्स टू वी वाई बाई वी एक्स। ओके, यहाँ पर भी देखो आप इसको थीटा ले लो, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट बाई एडजेसेंट, तो ऑपोजिट है वो वी वाई है और एडजेसेंट है वो वी एक्स है, सो वी वाई बाई वी एक्स। सो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स वी वाई बाई वी एक्स। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स वी वाई, वाई कितना है 12 और x कितना है 3, सो ये हो जाएगा tan इनवर्स 4। अभी अब इसको tan के टेबल में देखो तो आपको मिलेगा थीटा इज इक्वल्स टू 76 डिग्री। ओके, सो नाउ लेट्स डू वन मोर न्यूमेरिकल। देखते हैं दूसरा न्यूमेरिकल। तो यहाँ पर हमें पोजीशन वेक्टर दिया है 4 cos 2t i कैप प्लस 4 sin 2t j कैप प्लस 6t k कैप, ये पोजीशन वेक्टर है किसी भी ऑब्जेक्ट का। और क्या बोला गया है कि हमें उसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है, राइट? क्या फाइंड करना है? उसका एक्सेलरेशन कौन से टाइम पर? एट टाइम t इज इक्वल्स टू पाई बाई 4। ये जो पाई बाई 4 है ये कोई टाइम दिया है, उस टाइम पर हमें क्या करना है? ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है? इट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। सो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं d बाई डी टी, और वी कैन से d स्क्वायर r बाई डी टी स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं। यानी जो पोजीशन वेक्टर है उसका 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है, इसका मीनिंग ये होता है। तो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? वेलोसिटी। अगर सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें मिलेगा एक्सेलरेशन। सो फर्स्ट हम लोग करते हैं डिफरेंशिएशन फर्स्ट टाइम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जो कि होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ position of an object with time. So here what is r given? 4 cos 2t i cap plus 4 sin 2t j cap plus 6t, और सबका डिफरेंशिएशन सेपरेटली किया है। तो यहाँ पर जो 4 है वो कांस्टेंट होता है, तो हमने उसको बाहर ले लिया, और यहाँ पर cos 2t है, तो cos का आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो cos का डिफरेंशिएशन d बाई डी टी ऑफ cos t, सिर्फ cos t का क्या होता है? माइनस sin t, राइट? तो ये हो गया माइनस साइन, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है? 2t, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 2t। और यहाँ पे जो थीटा है उसमें आगे 2 है, यानी कि t के आगे 2 है, तो उसको भी हमें फिर से डिफरेंशिएशन करना है, यानी 2t है, तो 2t का आप डिफरेंशिएशन करो विथ रिस्पेक्ट टू 2, तो आपको क्या मिलेगा? सिर्फ 2। सो इसलिए यहाँ पर आया 2। सो आई होप यू नो द डिफरेंशिएशन, राइट? तो हमें ये मिला। फिर सेम टू सेम हमें अभी साइन ये वाली टर्म का करना है। तो 4 कांस्टेंट है, बाहर ले लिया। साइन का डिफरेंशिएशन होता है जैसे कोस का माइनस साइन होता है वैसे साइन का प्लस कोस होता है। तो साइन 2t है तो कोस 2t, और यहाँ पे 2 है यानी थीटा की वैल्यू 2t है, तो उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो d बाई डी टी ऑफ 2t, तो हमें मिलेगा सिर्फ 2। सो ये हो गया हमारा, यहाँ पर हमने सिर्फ लिखा है 2, राइट? और जे डायरेक्शन, और यहाँ पर d बाई डी टी ऑफ 6t, तो अब t यानी 6 dt बाई dt, तो क्या हो जाएगा? ओनली 6 k के। तो ये जो मिला वो हमें वेलोसिटी मिली। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 4 जा 8, और माइनस की साइन साइन 2t i कैप वेक्टर, देन 4 2 जा 8, प्लस की साइन है तो 8 cos 2t j कैप एंड 6 k कैप। अभी हमें पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है वो एक्सेलरेशन होता है, तो फिर से हमें इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। सो d बाई dt ऑफ दिस टर्म, तो यहाँ पे हमने ऐसे लिख दिया है, देखो, राइट, सेपरेटली। तो अब क्या करेंगे? जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो, -8 कांस्टेंट है, बाहर ले लिया। साइन 2t है, तो साइन 2t का जो डिफरेंशिएशन होता है, अभी मैंने बोला था साइन 2t का डिफरेंशिएशन होता है cos 2t, तो यहाँ पे साइन 2t का डिफरेंशिएशन हो गया cos 2t, और यहाँ पे 2t है तो 2t का भी डिफरेंशिएशन फिर से करना पड़ेगा। सो ये हो जाएगा ओनली 2। सो वापिस हमने ऐसे लिख दिया, प्लस यहाँ पे कौन सी टर्म लेते हैं? ये। अभी यहाँ पे कोस है तो कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2t एज इट इज, 8 को बाहर ले लिया है और 2t को फिर से डिफरेंशिएशन कर, तो क्या मिलेगा? 2। और ये कांस्टेंट है 6 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो इसका डिफरेंशिएशन करने से हमें ये पूरी टर्म मिली। अभी ये टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं तो ये होता है 8 2 जा 16, माइनस की साइन यहाँ पर cos 2t एज इट इज i कैप, माइनस, देखो यहाँ पर माइनस की साइन है तो हमने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दी, और 8 2 जा 16 और साइन 2t एज इट इज j कैप। अभी ये क्या मिला? कोई भी टाइम इंटरवल पे आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है, 1 2 3, कोई भी टाइम इंटरवल, तो आप यहाँ पर जस्ट वो t की वैल्यू रख दे। लेकिन हमें दिया गया है कि आपको कब फाइंड करनी है? टाइम t इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 पे। तो आप t इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 ये इक्वेशन पर रखे तो क्या हो जाएगा?
यहाँ पर देखो -16 एज इट इज, -16 एज इट इज, और क्या दिया है cos 2t, तो ये रहा cos और ये 2, अभी t की वैल्यू क्या रखनी है π/4 i कैप प्लस -16 sin 2, यहाँ पर 2 और t की वैल्यू क्या रखनी है π/4 j कैप। अब इसको सोल्व कर तो ये मिलेगा π/2, तो cos π/2 0 होता है तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, -16 माइनस तो है ही 16, ये हो जाएगा 2 π/2, sin π/2 क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा -16 इंटू 1 j कैप, तो आपको मिलेगा 0 - 16 j कैप। तो ये जो एक्सेलरेशन है वो पूरा एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन में है j कैप, यानी y डायरेक्शन में है। तो ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो -16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डायरेक्शन j कैप, दैट इज y डायरेक्शन में है। So I hope you have enjoyed my lecture, and this is the first lecture belongs to chapter 4. I want to prepare more lectures if you support me, so please share this video to your friends. अगर आपको अच्छा लगा है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, अगर कुछ सजेशंस आपको देने हैं फिर भी आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। हैव अ नाइस डे।